Good morning to all of you, my dear students. Today I am going to discuss the chapter from MA second semester, fifth paper, Microeconomics Analysis. आज मैं जिस चैप्टर की बात करने जा रहा हूं, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगान के संबंध में पहले एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिकार्डो ने अपना बड़ा ही प्रसिद्ध एक थ्योरी दिया था। बट जो क्लासिकल थ्योरी था रेंट का, उसमें रिकार्डो ने जिस बात को एम्फेसाइज किया था, उन्होंने केवल लैंड के बारे में कहा था कि जो रेंट होता है वह केवल लैंड के बदले में, भूमि के बदले में जो त्याग किया जाता है उसका प्रतिफल होता है। बट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में आप देखेंगे कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, अनेक सारे फैक्टर्स को मिलाकर के उनकी बात की जाती है और सबके बारे में रेंट का नियम। तो एक एडवांस वर्जन है जब मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। आइए हम अब इसको डिस्कस। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। रेंट की मॉडर्न थ्योरी को देखने से पहले जब हम उसके हिस्ट्री को टटोलते हैं तो देखते हैं कि जो फिजियोक्रेट्स थे और आगे चल करके एडम स्मिथ ने भी रेंट की जो डेफिनेशन दी थी, तो उन्होंने ये माना था कि जो रेंट होता है वह नेचर के बाउंटी होने का रिजल्ट होता है, यानी कि प्रकृति की उदारता के परिणाम स्वरूप लगान उत्पन्न होता है। रिकार्डो ने इसकी कटु आलोचना की और ठीक इसको उलट के कहा कि जो रेंट होता है वो नेचर के ग्रेस्पिंग होने का रिजल्ट है, यानी कि प्रकृति की कंजूसी का प्रतिफल होता है। वास्तव में रेंट को सबसे सिस्टमेटिक वे में रिकार्डो ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें उन्होंने लगान के ऊपर विस्तार से उसके बारे में चर्चा की थी। वहां पे वो ये कहते हैं, जो रेंट की जो डेफिनेशन है रिकार्डो की, वो हमें जानना चाहिए। तो वहां रिकार्डो कहते हैं कि द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियां होती हैं, ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स, तो इसके बदले लैंड ऑनर को जो रिटर्न्स प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? दैट्स कॉल्ड रेंट। ओके, बट आगे वो क्या जोड़ते हैं कि रेंट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑर्डर डिफरेंशियल गेन एंड इट्स फाउंड इन लैंड ओनली, यानी कि केवल भूमि में ही लगान प्राप्त होता है। उत्पादन की और साधनों की बारे में लगान की चर्चा रिकार्डो ने नहीं की थी। तो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, इसने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया कि केवल लैंड को ही के बदले में ही लगान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के अन्य साधन जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको भी जो रिटर्न प्राप्त होता है वो भी लगान कहलाता है। ओके, देखिए, जो रिकार्डो का जो सिद्धांत था लगान को लेकर के, तो उन्होंने क्या माना था कि जो लैंड की सप्लाई है वो लिमिटेड है। ठीक है, बट हम आगे देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इस बारे में क्या कहता है।
देखिए द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे कि पैरेटो, जॉन रॉबिन्सन हैं, बोल्डिंग है, स्टिगलर हैं, सेफर्ड हैं, इन्होंने रिकॉर्डियन थ्योरी को क्या किया, जनरलाइज किया। और इन्होंने माना कि जो रिकॉर्डियन थ्योरी है वो केवल लैंड के बदले में, इस्तेमाल के बदले में ही लगान की बात करती है, लेकिन उन्होंने ये जोड़ दिया कि ये केवल भूमि के बदले लागू नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों के ऊपर भी ये लगान का नियम लागू होता है। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे कि जो पैरेटो, रॉबिन्सन, स्पेशली बोल्डिंग हैं, इन लोगों ने ये भी माना कि जो फैक्टर मार्केट है वहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होंगी उनके ही माध्यम से रेंट का निर्धारण होता है। रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लगान होता है वो वास्तविक आय और हस्तांतरण आय का अंतर होता है। इसको हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, इसको हम आगे भी देखते हैं। देखिए द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में जो दोनों साइड्स होते हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, तो डिमांड साइड के बारे में क्या कहता है आधुनिक सिद्धांत? द डिमांड फॉर अ फैक्टर विच में बी लैंड, लेबर और कैपिटल इज अ डिराइव्ड डिमांड, यानी ये व्युत्पन्न मांग है। और उदाहरण के लिए उन्होंने माना कि जो भूमि है उसका मांग क्यों होता है? क्योंकि उसमें उत्पादन होता है, और जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही अधिक उसकी डिमांड होगी। और फर्म उसके बदले में कितना देता है? लगान, जितनी उस भूमि की सीमांत उत्पादकता है। ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है उसके बदले में उतना ही उसको रेंट प्राप्त होता है। और आप जानते हो कि जो नियम लागू होगा यहाँ पे, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होगा। क्यों लागू होगा? वो इसलिए लागू होगा क्योंकि जैसे जैसे अधिक भूमि का उपयोग होता जाएगा और जितने अधिक आप एग्जाम्पल के लिए कि कैपिटल और लेबर का आप जितना अधिक उपयोग करते जाओगे तो उसके बाद अतिरिक्त इकाई का जो आप उस पर कैपिटल और लेबर का यूज करेंगे तो उसके कारण जो उत्पादन प्राप्त होगा वो घटता हुआ होगा। तो इसलिए जो डिमांड कर्व होगा इसके लिए वो कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप का होगा। अब सप्लाई साइड से देखिए, द सप्लाई ऑफ लैंड टू अ पर्टिकुलर यूज is quite elastic. It can be shifted to other uses by offering higher rent than that being earned by it now. The supply of a factor is therefore rent elastic. If higher rent is paid, the supply of a factor can be increased by withdrawing it from other uses. The supply curve of factor slopes upward to right. तो सप्लाई साइड से आप देखते हैं तो ये मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो सप्लाई होता है, उदाहरण के लिए अगर आप भूमि के बारे में लेते हैं तो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, पूर्णतया लोचदार है, और उसको दूसरे कार्यों में उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो जो उसकी ट्रांसफर अर्निंग होती है वो भी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि इलास्टिक है उसकी सप्लाई, और इसके कारण जितना अधिक आप उसको हायर रेंट देंगे और अगर आप तो सप्लाई आपकी बनी रहेगी, अन्यथा वो अपने दूसरे कार्यों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इस कारण जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा? ऊपर की तरफ बाएं से दाएं उठता हुआ होगा। ओके, अब देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कैसे इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आप डिमांड कर्व देख रहे हैं यहाँ पे और सप्लाई कर्व भी देख रहे हैं। ओके, आप देख सकते हो कि एक डिमांड कर्व है, एक सप्लाई कर्व है। ओके, आप एक्स एक्सिस पे जो देखते हैं वो क्या है? वर्कर्स एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रेंट ऑफ वर्कर्स हैं, और वाई एक्सिस पे आपको वेज रेट, मजदूरी की जो दर है या प्राइस को आप देख सकते हैं। तो जो डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो टोटल अर्निंग है, जो मजदूरी प्राप्त होता है
वो कितना है, OWEL, ये आपका OWEL एक्चुअल अर्निंग है। लेकिन अगर ये अपने दूसरे किसी कार्य में अगर इसका इस्तेमाल होता है वर्कर्स का, तो OSEL के बराबर उसको दूसरे जगह सेकेंड बेस्ट यूज में उसको अर्निंग हो रहा है। यानी कि जो टोटल अर्निंग OWEL है, इसमें से आप OSEL को, जो ट्रांसफर अर्निंग है, उसको जब घटा देते हैं तो जो बाकी बचता है WES एरिया, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो लगान होगा वो इसके बराबर होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो WSE एरिया है ये इकोनॉमिक रेंट की बात करता, यही मॉडर्न थ्योरी में इसी को ही रेंट कहा गया जो आर्थिक लगान होता है। ओके, अब देखिए वॉन वीजर, प्रोफेसर वॉन वीजर एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि साधन दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्णतः विशिष्ट साधन और एक पूर्णतः अविशिष्ट साधन, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो आप कह सकते हो कि आंशिक रूप से विशिष्ट होता है और आंशिक रूप से अविशिष्ट साधन होता है। देखिए वॉन वीजर का ये जो कैटेगराइजेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फैक्टर्स के स्पेशलिटी के आधार पे ही ये निर्धारित कर दिया कि किस स्थिति में लगान प्राप्त होगा और किस स्थिति में लगान प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो वॉन वीजर कहते हैं जो पूर्ण रूप से विशिष्ट साधन होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसको केवल एक ही कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। और जो पूर्णतया अविशिष्ट साधन होता है वो ऐसा है जिसको कई कार्यों में एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो अविशिष्ट साधन होता है उसकी ट्रांसफर अर्निंग बनी रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा तो उसके ट्रांसफर अर्निंग का सवाल उतना ही लगभग नहीं कि अगर परफेक्टली वो कोई स्पेशल फैक्टर है जो एक विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे उस स्थिति में उसको ट्रांसफर अर्निंग नहीं होगी, तो उसको केवल लगान ही प्राप्त होगा। और साधन जितना अधिक अविशिष्ट होगा तो उससे लगान उतना ही कम प्राप्त होगा। ओके, आगे देखते हैं। रेंट इज सरप्लस रिटर्न। अब देखिए हम धीरे धीरे डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि लगान क्या है। तो जो सरप्लस रिटर्न होता है यानी जो अतिरिक्त प्राप्त होता है जो प्रतिफल के रूप में, वो क्या है, लगान है। द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट रेंट एज अ सरप्लस कैन बी अर्न बाय अदर फैक्टर्स ऑल्सो। It is not peculiar to land alone as explained by Ricardo. The modern theory of rent is that is the difference between the actual earning of factor unit over its transfer earning. तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसफर अर्निंग के ऊपर जो एक्चुअल अर्निंग का जो सरप्लस होता है वही क्या कहलाता है मॉडर्न थ्योरी में, दैट्स कॉल्ड रेंट। और यही परिभाषा रॉबिन्सन ने भी दी थी। रॉबिन्सन ने माना था कि लगान वह बचत या आधिक्य है जो किसी साधन की एक इकाई को उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो साधन को अपने कार्यों में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि उत्पादन का जो साधन होता है वो अपनी ट्रांसफर अर्निंग से कुछ भी जो अधिक प्राप्त करता है, जो सरप्लस प्राप्त करता है ट्रांसफर अर्निंग के ऊपर, वो क्या है, लगान है। अब यही एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में जो मुख्य जो निकल करके जो आता है उसका सिद्धांत का जो आप कह सकते हो कि जो मेन एसेंट है वो यही है। अब आप एग्जांपल के लिए देखिए कि एक वर्कर है जो $6,000 पर मंथ फैक्ट्री में कमाता है, और अगर उसको उस रोजगार में ना रख के किसी दूसरे कार्य में लगाए, उसको अगर वो जाता है जो उसका सेकंड बेस्ट यूज है उसके बाद,
तो वहां पर उसको कितना प्राप्त होता है, $5,000 पर मंथ प्राप्त होता है। तो यानी उसको क्या हो रहा है, $1,000 अधिक प्राप्त हो रहा है ट्रांसफर अर्निंग के ऊपर। जो उसकी एक्चुअल अर्निंग है वो कितना है, $1,000 अधिक है, जिसको वो यही वो मिनिमम पेमेंट है जो उसको उस इंडस्ट्री में या उस फैक्ट्री में काम करने के बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड रेंट, इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान। यानी कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो किस लगान की बात करता है, वो बात करता है आर्थिक लगान के विषय में। ओके, अब देखिए जो इकोनॉमिक रेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि जो इकोनॉमिक रेंट है वो डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसकी पूर्ति के लोच के ऊपर निर्भर करेगा। और जो आप एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी यहाँ पे बात हो रही है। टोटल इन इलास्टिक सप्लाई है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है और लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। तो ये मुख्य रूप से ये 3 दशाओं में हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही वास्तव में इकोनॉमिक रेंट को कैसे परिवर्तित करती है या उसका निर्धारण करती है। अब देखिए जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में आप देख रहे हो, पहला एग्जांपल परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ति उसकी पूर्ण रूप से लोचदार है। पूर्ण रूप से अगर लोचदार हो गया यानी कि उसकी जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो साधन कैसा होगा। वो साधन होगा पूर्ण रूप से अविशिष्ट साधन होगा, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। और जब वो पूर्ण रूप से अविशिष्ट साधन होगा तो उसका सारा अर्निंग क्या हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जो सप्लाई कर्व है SS डैश हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। डिमांड कर्व आप देखिए इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओजन जो फैक्टर है और ओके जो प्राइस है, इस लेवल पे आप देखते हो कि जो टोटल अर्निंग है वो क्या है, टोटल अर्निंग भी ट्रांसफर अर्निंग है। यानी एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी स्थिति में क्या इकोनॉमिक रेंट प्राप्त होगा। इकोनॉमिक रेंट ऐसी दशा में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी पूर्ति है वो पूर्णतया लोचदार है। और पूर्णतया लोचदार होने का मतलब ये हो गया कि आप उसको किसी भी दूसरे साधन में प्रयोग के लिए ले जा सकते हैं और उससे बहुत सारे कार्य आप करा सकते हो। तो उसकी पूर्ति जब पूर्णतया लोचदार हो जा रही है तो आप देखते हो कि उसकी जो एक्चुअल अर्निंग है वो ट्रांसफर अर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है और कोई भी लगान यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है। अब आइए इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टोटली इन इलास्टिक सप्लाई। यानी यहाँ पे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, उसकी जो पूर्ति है वो पूर्ण रूप से बेलोचदार है, इन इलास्टिक है। और इन इलास्टिक होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन होगा। आप देखिए इस फिगर में SS डैश लाइन क्या है, एक वर्टिकल लाइन है जो कि ये बताता है कि उसकी पूर्ति क्या है, पूर्णतया बेलोचदार है। यानी आप समझ सकते हो कि जब उसकी सप्लाई है वो टोटली इन इलास्टिक हो गई तो ऐसे कंडीशन में, टोटली इन इलास्टिक सप्लाई के कंडीशन में जो साधन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्ण रूप से विशिष्ट साधन हो जाएगा। यानी आप उस साधन का प्रयोग केवल उसी एक पर्टिकुलर कार्य में कर सकते हैं। और जब आप उसका केवल एक ही कार्य में प्रयोग कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रांसफर अर्निंग यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो भी लगान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी एक्चुअल अर्निंग होगा वो इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, वही आर्थिक लगान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर अर्निंग 0 है, ठीक है, क्योंकि वो
सप्लाई जो है उसकी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है। अब सबसे व्यवहारिक उदाहरण आप देखिए कि लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब देखो कि यहाँ पे डी डैश डिमांड साइड से और एस डैश दोनों ही ना परफेक्टली सप्लाई जो है ना परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड जो इक्विलिब्रियम बनता है वो होता है आपके वजन क्वांटिटी या फैक्टर यूज करने पर ओटी प्राइस पे प्राप्त होता है। ओके, अब आप देख रहे हो कि इनके इंटरसेक्ट पॉइंट के कारण इनको जो एक्चुअल अर्निंग हो रहा है वो हो रहा है ओटी आर एन के बराबर। ओटी आर एन इनकी एक्चुअल अर्निंग हो गई, जो इनकी वास्तविक आय है। ओके, देखिए अगर इसके दूसरे सेकेंड बेस्ट यूज अगर इसका किया जाता इस फैक्टर का, तो उसको कितनी आय प्राप्त होती, तो वो उसका क्या बन जाएगा, ट्रांसफर अर्निंग बन जाएगा। और इसको आप कैसे डिटरमाइन करते हो, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, जो यहां पे आप लेबर के रूप में देख रहे हैं तो वो कम से कम ओएस प्राइस तो अट्रैक्ट करने के लिए देगा ही देगा उसको। ओके, अगर इससे कम देता तो वो दूसरे अपने बेस्ट सेकेंड यूज में चला जाता, तो कम से कम जितना उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो एरिया आपका निकल के आ जा रहा है एस टी आर। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एक्चुअल अर्निंग यहां पे आप देख रहे हैं कि ओटी आर एन है, और जो ट्रांसफर अर्निंग है जो सेकेंड बेस्ट यूज होता है उसका, उस दशा में ओ एस आर एन जो है ये क्या बताता है, ये ट्रांसफर अर्निंग है, उसका हस्तांतरण आया है। और इसके ऊपर जो सरप्लस है एस टी आर, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट, ये यहाँ पे आर्थिक लगान उत्पन्न होता है। तो ओके, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है ये कितना अधिक व्यवहारिक है, और वास्तव में ये रिकार्डो की जो थ्योरी थी उसके ऊपर एक बड़ा सुधार है। हालांकि ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रिकार्डो की थ्योरी एक बेस तैयार करती है और उस बेस के आधार पे आगे चल करके आप लैंड की ही वो केवल बात करता है, आगे चल करके आप देखते हो कि अन्य फैक्टर और प्रोडक्शंस के बारे में भी रेंट लागू होता है। वो जहाँ पे रिकार्डो जो बात करता था वो डिफरेंशियल रेंट की बात करता था कि जो लैंड के ऊपर जब आप एक ही पर्टिकुलर लैंड को जब आप लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करते जाते हैं तो एट लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात मॉडर्न थ्योरी भी करती है, तो उन्होंने इसको डिफरेंशियल रेंट में कन्वर्ट कर दिया। हम यहाँ पे उस सरप्लस को देखते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट में किया, और इकोनॉमिक रेंट लागू होता है तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लागू होता है, जो अपने एक्चुअल अर्निंग के ऊपर, एक्चुअल अर्निंग का जो ट्रांसफर अर्निंग के ऊपर जो सरप्लस होता है उसके रूप में रेंट प्राप्त होता है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो हम एक कड़ी के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट एक बड़ा सुधार है, एक व्यापक सुधार है रिकार्डियन थ्योरी में भी और लगान के रूप में भी। हम और इसको देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी, जैसे आपने एग्जाम्पल से देखा कि जो उसके अलग अलग जो आप सप्लाई को आप मेजर कर रहे हो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो साधनों की विशिष्टता भी एक बड़ा आधार है जो प्रोफेसर वॉन वीजर ने बताया था कि साधनों की विशिष्टता के आधार पर भी हम ये तय कर पाते हैं कि कितना लगान प्राप्त होगा। अगर साधन आप देख रहे हो कि अगर पूर्ण रूप से विशिष्ट साधन होगा तो उसकी पूर्ति क्या होगी, पूर्णतया बेरोजगार होगी, तो ट्रांसफर अर्निंग ऐसे केस में जीरो हो जाएगा, और ट्रांसफर अर्निंग अगर जीरो हो जाएगा तो टोटल अर्निंग ही क्या हो जाएगा, सब कुछ